नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बहुत ही दुखद घटना पर विमर्श करने के लिए। साथियों, आज मेरे शहर जयपुर का अखबार इस तरह से सुर्खियों में है कि उनको पढ़ने के बाद संभवतया हर जयपुरवासी या जिसने भी अखबार पढ़ा वो पूरी तरह से स्तब्ध है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने पर खबरें कल ही निकल के आना शुरू हो गई थी। लेकिन अखबारों में आई तस्वीरें और सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के बीच में छपी तस्वीरों ने जिस तरह से सभी को झकझोर कर रख दिया है, हर आदमी केवल यही जानने का प्रयास कर रहा है कि अल्टीमेटली इस तरह की घटनाओं से बचा कैसे जा सकता है। इंसानियत के साथ हुई इस घोर लापरवाही का अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल कौन है, जो आगे निकलकर आए और कहे कि यह मेरी गलती थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साथियों, जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर पहले अजमेर से जयपुर आ रहे रास्ते पर कल सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह के नजारे थे। ये नजारे किसी आतंकी हमले या कोई बड़े बम ब्लास्ट जैसे थे। इन तस्वीरों को देखने पर लगता है कि किसी ने बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्लास्ट बड़ा भीषण था और इस ब्लास्ट में झुलसी हुई गाड़ियां, बर्बाद हुई कारें, बसें, ट्रक, इन सब को देखकर जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो इसकी गंभीरता से चिंतित है कि ये इतने जबरदस्त तरीके से जले हैं कि टायर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो जल सकता था और वो नहीं जला। मतलब हालात देखकर आप अंदाजा लगाएं कि शायद यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति बचा हो। और निश्चित ही साथियों, आज के आंकड़े जो इस बात की बयानगी कर रहे हैं, वो बयानगी इन तस्वीरों से देखने के बाद आपको, इंसान, पक्षी, इन सबको जलता हुआ देखकर बस ये पूछ रही है कि किसको क्या हुआ, कितने लोग इसमें खत्म हुए और कितने लोग हताहत हुए। साथियों, हेडलाइंस बनती हैं तमाम अखबारों की, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक किसी को सही नंबर नहीं पता है। 12 लोग जिंदा जल गए ऐसा बताया गया है। 27 लोग 80% तक झुलसे हैं। ईश्वर करे कि ये सब स्वस्थ रहें, इनकी जिंदगी सही रहे, लेकिन 80% तक झुलसना बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि आप इन नंबर्स को बदलते हुए देख सकते हैं। ये सारी घटनाएं जब हुई तो इसके बाद ने जिसने भी इस खबर को सुना, हो सकता है आप इस खबर को मुझसे पहले सुन चुके हों। सामान्यतया हम ऐसे हादसों पर अपनी कवरेज, अपनी न्यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हादसे ना तो पहले और ना बाद में आपको कोई मेजर टेक अवे नहीं देते, केवल दुख देके जाते हैं। लेकिन आज इस टेक अवे में हम उन कारणों को तलाशेंगे और संभवतया आप और हम जब इन चीज़ों से अवगत रहेंगे तो हो सकता है कि हम जिम्मेदारों को बार बार ये याद करा सकें कि आपकी तत्परता अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिलने में है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जिस केंद्र में बैठे हैं, जिस राजधानी में बैठे हैं, उससे 10 किलोमीटर पहले इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं, अब आप इस पर भी एक्शन लें। अब आप इस पर भी कार्रवाई करें कि कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। अब इस घटना को समझने के लिए जो लोग बाहर रहते हैं, जो जयपुर से वास्ता नहीं रखते, राजस्थान से वास्ता नहीं रखते, वो उसको केवल इस तरह से समझें कि ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास कहीं घटित हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लापरवाहियां जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में, सोचें, 29 ट्रक, 5 कारें, 3 मोटरसाइकिल, 2 बसें और 1 ऑटो जिसमें जल गया हो। डेड बॉडीज की संख्या का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से क्रेन्स से गाड़ियां उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अजमेर की तरफ से चलकर जयपुर की तरफ एक एलपीजी भरा सिलेंडर, एलपीजी से भरा ट्रक आ रहा था, टैंकर आ रहा था, और उसको जयपुर की तरफ से जो अजमेर रास्ता जा रहा है उस पर आकर रिंग रोड पकड़नी थी। रिंग रोड जयपुर से पहले ही बनी हुई रोड है, जो जयपुर को पास करने के लिए बनी है। सामान्यतया जब किसी हाईवे से रिंग रोड पर एंट्री होती है तो क्लोवर लीफ बनाई जाती है ताकि बाहर ही बाहर गाड़ी उठ करके चली जाए, आपको रोड्स क्रॉस ना करनी पड़े, हाईवेज क्रॉस ना करने पड़े। लेकिन इस ट्रक को इस तरह करना पड़ा बिकॉज यहां पर क्लोवर लीफ का निर्माण नहीं किया हुआ था, जिसके चलते ट्रक के मुड़ते ही उससे दूसरा ट्रक टकराया और उसमें ब्लास्ट हो गया। यह घटना लगभग सुबह 5:44 की बताई गई है। जिस समय इस जगह पर थोड़ा अंधेरा रहता है, आप दूर से उठती हुई आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का भीषण हादसा था। आप यहां देखें कि पहले यहां गैस आती है और गैस एलपीजी के फैलने पर कुछ ही सेकंड में यहां पर उस गैस को आग ने पकड़ लिया है। मतलब लोग बता रहे हैं, आंखों देखा हाल, कि गाड़ियों में बैठे लोगों को पहले एलपीजी जब फैल रही थी तो नाक में स्मेल आने लगी कि एलपीजी फैल रही है, उसकी स्मेल है।
लेकिन उसी समय पर एलपीजी के साथ साथ एक धुंध का सा निर्माण होने लगा। तो समय सर्दी का है तो लगा कि धुंध फैल रही है। एलपीजी हवा से भारी होती है, जमीन पर बैठती है, तो वो बैठकर फैलने लगी और उसके अंदर गाड़ियों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, गाड़ियों के चलने में, कंबशन में ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं तो एलपीजी जैसे ही भरी तो गाड़ियां बंद होने लगी। और गाड़ियां बंद होने लगी और जैसे ही किसी ने गाड़ी के लिए इग्निशन दिया तो वो चिंगारी उस एलपीजी को भड़काने के काम आई। और वो एलपीजी जिस तरह से भड़क कर निकली वो देखने में बहुत ही भयावह है। कल हमने दिन भर इस पर आपको ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी अपडेट के रूप में दी थी और आपको बार बार अपडेट कर रहे थे, क्योंकि आप सब लोग इन सब से बहुत ज़्यादा वास्ता रखते हैं। क्योंकि इंसान को जब जब ये एहसास होता है कि उसकी मौत केवल एक नंबर है, जब उसे ये एहसास होता है कि उसकी मौत शायद ही किसी के लिए मायने रखती हो, तो उसे इंसानियत से तो विश्वास उठता ही है, इस सिस्टम से, इन सरकारों से भी विश्वास उठने लगता है कि यहाँ पर मेरी क्या गलती थी, क्यों मेरी मौत यहां से इस तरह होना लिखी थी। आज वो व्यक्ति जो यहां पर अपनी जान गंवा चुका है, वो बार बार इसी सवाल के साथ, मतलब अगर वो घायल भी है और जो जा चुका है, अगर ये आत्माएं भी हैं, तो वो बार बार यही सोच रही हैं कि भैया ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। पता चलता है कि कोई इस तरह से एक एलपीजी का जो ट्रक था वो आ रहा था और यहां से वो रेड लाइट से यूं यू टर्न लेता है, क्योंकि उसे रिंग रोड पे चलना होता है। रिंग रोड पर जाने के लिए, मतलब यहां से यूं मुड़ के वो रिंग रोड पे जाना चाह रहा है। एक दूसरा ट्रक यहां आता है और वो इस एलपीजी वाले से टकरा जाता है। इससे इसकी नोजल टूटती है, नोजल से गैस फैलती है, गैस की वजह से यहां जो भी व्हीकल्स थे उन व्हीकल्स में ब्लास्ट होकर आग लगने लग जाती है। मतलब ये समझने वाली बात है कि ये घटना इस तरह की लापरवाही कि एक ट्रक यू टर्न ले रहा है रिंग रोड पर चलने के लिए, और ये बड़ी दिक्कत है। अगर आप कभी इस तरफ से गुजरे हो तो आप इसको रियलाइज भी करेंगे, लेकिन ये वाकई में बड़ी दिक्कत है कि कैसे सड़क निर्माण करने वालों ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि देश के, मतलब जो बड़े नेता हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जो बार बार अपने रोडवे हाईवेज के किंग के रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराते हैं कि मैंने इतना सड़क निर्माण कर दिया, उन्हीं के अंडर में एनएचएआई आता है। इस रोड पर लंबे समय से जाम लगता है और इस लंबे समय से लगते जाम की बड़ी वजह इस तरह से एक रोड से दूसरी रोड पर ट्रांसफर होता हुआ ट्रैफिक है, और वो ट्रैफिक बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से होता है। कोई भी नया व्हीकल वहां से गुजरेगा तो संभवतः वो इसी तरह की दुर्घटना का शिकार होगा। ये ट्रक के साथ टक्कर सिंपल थी, लेकिन एलपीजी की नोजल जैसे ही टूटी, एलपीजी फैलना शुरू हो गई। टक्कर से नुकसान इतना नहीं हुआ जितना गैस के रिसाव से और इस रिसाव से निकली आग से हुआ। आप इसे समझ सकते हैं कि मतलब ये ट्रक को केवल एक हाईवे छोड़कर दूसरे पे इस रेड लाइट से चलना था। यहीं पे सारे सवाल खड़े हैं। पहला, ये कट यहां पर दिया ही क्यों है? तो कारण पता चलता है कि यहां रेड लाइट पर अवैध वसूली की जाती है। दूसरा कि ये जो रिंग रोड है, इस पर चढ़ने के लिए यहां से घुमा करके क्लोवर लीफ क्यों नहीं बना रखी? तो आंसर है कि एनएचएआई को 4 साल पहले पुलिस ने कह दिया था कि साहब यहां से इस तरह मत पहुंचाओ, लेकिन एनएचएआई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये सारी वो खामियां हैं जो संभवतः दुर्घटना का ही इंतजार कर रही होती हैं कि एक बार बड़ी दुर्घटना हो जाए उसके बाद एक्शन लेंगे। और इंटरेस्टिंगली, इस पूरे रास्ते पर जाम की स्थिति इसलिए रहती है क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बढ़ने से 10 पुल के निर्माण की बात चल रही है। उनमें से 3 पुल बनने के बावजूद भी चालू नहीं हो रखे हैं कि होंगे, इंतजार में चल रहे हैं, हो जाएंगे, चालू कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सिस्टम की लापरवाहियां हैं, ये ऐसे बड़े भीषण हादसों को जन्म देती हैं। साथियों, ये जगह जहां मैं आपको बता रहा हूं, ये जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, उससे कनेक्ट करते हुए नेशनल हाईवे जयपुर अजमेर को कनेक्ट करने वाले हाईवे की है। और इसमें जयपुर की तरफ आ रहे व्हीकल्स के साथ ये दुर्घटना हुई, कुछ इस तरह के कट के कारण, जिसमें कि एक ट्रक को केवल दूसरी रोड पर जाने के लिए यू टर्न लेना था और उस ट्रक से दूसरी तरफ से आ रहे व्हीकल ने भिड़ंत कर ली। ऐसे में इन कारणों को खोजते खाजते जब लोग इन शवों को पहुंचे, मैं तो इन चीजों को पढ़ के और आप लोगों के साथ साझा करते ही बड़ा दुखी हो रहा हूं, लेकिन ठीक है, लेकिन आप सब तक ये जानकारी रहे इसलिए ये सेशन किया जा रहा है। देश के राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबने अपने अपने तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सबने अपने स्तर पर, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, इवन जो गैस कंपनी है उसने, या जो मृतक हैं उन आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन मुआवजा मात्र किसी के जीवन की कीमत नहीं हो सकती। हाँ, कोई सहारा जरूर हो सकती है। मुख्यमंत्री यहां पर सुबह सुबह पहुंचते हैं,
कल सुबह जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पर गया था तब मैंने देखा कि किस तरह से वहां पे रोड के किनारे जाम लगा हुआ है। पता चला कि एम्बुलेंसेस आ रही हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तो ये घटनाएं ऐसी हैं, जब आप अपने आंखों के सामने देख लेते हैं तो निश्चित ही आप इससे विचलित होते हैं। कल हर जयपुरवासी इस घटना से बहुत ज्यादा विचलित था। प्रधानमंत्री के द्वारा भी यहां पर इस बारे में जांच की बात की गई है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस में क्या नितिन गडकरी जी एनएचएआई के उन लोगों से सवाल करेंगे जिनकी वजह से ये सारी स्थितियां बनकर आई हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है जब पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एक बड़ा हाईवे है जयपुर अलवर जयपुर ये जयपुर अजमेर हाईवे। इस जयपुर अजमेर हाईवे को अगर रिंग रोड को बने 4 साल हो गए तो अब तक लोअर लीफ से क्यों नहीं जोड़ा गया? क्यों इस तरह की व्यवस्था नहीं अपनाई गई जिसमें आने वाला जो ये व्हीकल है ये इधर से चल करके ही, इस तरफ से चल करके ही इस रास्ते पे चढ़ सकता था? क्यों नहीं अभी तक इसका निर्माण किया गया? ये बड़ा सवाल है। इस आ रहे व्हीकल को इस तरह से रोड क्रॉस करके यूं चढ़ने के लिए मजबूर क्यों किया गया? ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल के लिए आप सोचें कि अगर पहले से ही तैयारियां होती हाईवे पर चढ़ने की तो कितना आसानी से हाईवे पर चढ़ा जा सकता था। एनीवे, दूसरा जो बड़ा सवाल है कि यहां पर तुरंत आपने इस तरह का जो मोड़ दिया हुआ है ये कितना घातक मोड़ है। स्पीड से आते हुए व्हीकल्स यहां रोक लगा रहे हैं। खैर, अब जो घटनाएं घट गई हैं उसके बाद केवल सवाल रह जाते हैं और उन सवाल के जवाब ही आने वाले समय में लोग मांगते रहेंगे। लेकिन इन जवाबों को मांगते मांगते केवल एक ही प्रश्न जो सबसे बड़ा मन में रहेगा वो यही है कि भाई अगर ये सारी घटनाएं भविष्य में ना हो तो इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सिस्टम से और हुक्मरानों से यही कहा जा सकता है कि आप इन चीजों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। और एक साथियों, मेरी पर्सनल आप लोगों से सलाह है, जाकि आप लोग समझदार हैं, इसे कैसे देखते हैं मुझे भी अवेयर करें। ये जो आजकल बसेस चल रही हैं ना, स्लीपर बसेस, इनका मॉडल अगर आप खुद से कभी अंदर बैठकर देखें तो शायद ही समझ से परे आपको भी लगेगा। आप कभी खुद से विचार करें कि अगर इनमें कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो जिस तरह का यहाँ ये कपड़ा लगा है, सीट्स लगी हैं, इनके बीच का जो छोटा सा रास्ता है, ये कैसे व्यक्ति इनमें से बाहर निकल पाएगा? जिस तरफ से यात्री बैठा है उसके दूसरी तरफ लोहे की रेलिंग लगी है। यहां पर आदमी विश्राम करने की जगह है, उसके नीचे उतर करके बाहर जाने का स्थान इतना सीमित है कि अगर एक सवारी रास्ते में फंस जाए तो दूसरी सवारी निकल ना पाए, नीचे बैठा आदमी ऊपर बैठे वाले आदमी के चलते में ना उतर पाए, और इसमें भर कर के लोग चलते हैं। आजकल स्लीपर बसेस का इतना कल्चर आ गया है। अब ये सब फेलियर एक साथ काउंट किए जाने वाले फेलियर्स हैं। ये जो बस है जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, ये भी एक स्लीपर बस थी। इसके गेट लॉक हो गए। एक तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं आजकल की, लॉक हो जा रही हैं, और साथ में जो घटना घटी उसमें यात्रियों का फंसना बड़ा लाजमी है। और ये आप उठाकर देखें तो हर 10-5 दिन में एक बार कोई ना कोई स्लीपर बस हादसा सुनने में आ जाता है। इनमें अगर एक बार चिंगारी पकड़े तो शायद ही कोई बचता है, क्योंकि यहां से निकलने के रास्ते हैं ही नहीं, रास्ते ब्लॉक हैं, लोग निकल नहीं सकते, तमाम तरह की फंसी हुई स्थितियां बनती हैं। आप हालात देखें इस बस के, देख करके ही आपके अंदर मतलब दर्द हो जाएगा। साथ में सिस्टम की नाकामी देखें। वैसे सुरक्षा के नाम पर आप कहीं भी निकल नहीं सकते, ये समझ में आता है, लेकिन आप देखें कि इस बस के परमिट को एक्सपायर हुए साल भर से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले से चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है, और उस पे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होना बनता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। बाकी आप सबसे इतना ही कहा जा सकता है, भैया सुरक्षित रहें और अपनी जान को हथेली पे लेकर चलें। ईश्वर के मन में है, राज के मन में है, सिस्टम के मन में है, तब तक आप जीते रहें। बाकी क्या कहें, आपसे कह तो सकते नहीं, क्योंकि ये सब दुर्घटनाएं लोगों को उस जगह लाकर छोड़ देती हैं जहां घनघोर निराशा आपको घेर लेती है कि ये हुआ तो इसके पीछे का कोई कारण नहीं पता। एक सीएनजी का ट्रक चल रहा है, एलपीजी का ट्रक चल रहा है, वो फट गया तो फट गया साहब, कुछ कर नहीं सकते आप। उसके जस्ट बगल में थोड़ी दूर के ऊपर ही एक पेट्रोल पंप है, हो सकता है वो भी थोड़ी देर में आग पकड़ लेता, बच गए तो खुशकिस्मती है। 100 मीटर दूर पर ही फ्यूल की पाइप जा रही है, वो भी पकड़ सकती थी आग। तमाम प्रकार की संभावनाएं, बस हम लोग जैसे तैसे जीकर चल रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। अपनों का और अपनों के साथ वालों का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इंसानों को बहुत बुरी तरह झकझोर देती हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ।